गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है AJIS एकेडमी पर। मैं हूं पवन धनगर, आपका साइंस टीचर, और आज हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है हमारा नैनो टेक्नोलॉजी। ठीक है, लेटेस्ट टॉपिक है, टेक्नोलॉजी भी लेटेस्ट है। ठीक है, बट इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, इसलिए हम आज इसको कवर करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं ना। तो नैनो टेक्नोलॉजी क्या है? सबसे पहले तो हम इसका मतलब समझे कि नैनो तकनीक या नैनो टेक्नोलॉजी होती क्या है। हमने कई तरीके की तकनीकें पढ़ी है ना। हम देख रहे हैं कि जब से भी मानव सभ्यता का विकास हुआ है, ठीक है, ह्यूमन बीइंग्स जब से भी जंगलों से आकर के और शहरों में रहने लगा है, तो वो कई तरीके की चीज़ें बनाता है ना। कई मशीनें बनाई, कई तरह की तकनीकें बनाई हैं, जिनसे हमारा जो लाइफ स्टाइल है ना, वो थोड़ी सी एडवांस होती जा रही है और वो फैसिलिटीज़ जो है हमारी वो बढ़ती जा रही है। ठीक, तो इसी क्रम में अगर हम आगे चलें, ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी जो है एक बहुत ही हम कह सकते हैं कि भविष्य का एक कदम है ना। भविष्य का एक कदम है, जिससे कि अगर नैनो टेक्नोलॉजी, वैसे तो नैनो टेक्नोलॉजी पर के कई सारे प्रोडक्ट हम अब भी यूज़ करते हैं, ठीक है, बट अगर जैसा मूवीज़ में, जैसा फिल्मों में दिखाया जाता है, उस लेवल तक अगर हम नैनो टेक्नोलॉजी को लेकर जा सकते हैं, तो ये बहुत ही बड़ी बात होगी ह्यूमन बीइंग के लिए। और इसके लिए अगर ऐसा होता है तो फिर हमारे लिए एक्चुअल में हम कह सकते हैं कि कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, चलिए तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो नैनो टेक्नोलॉजी होती क्या है। देखो, नैनो का मतलब होता है, यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है कि नैनो का मतलब क्या होता है। नैनो का मतलब कि कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट, कोई भी ऐसी वस्तु जिसका आकार कितना होना चाहिए, 10 टू द पावर -9 मीटर, मतलब कि 10 की घात 9 ऋण 9 मीटर अगर किसी का साइज है, तो वो किसके अंदर आती है, नैनो। उसको हम कह सकते हैं कि इसका जो साइज है वो कैसा है, नैनो। जैसे हमने पढ़ा ही होगा ना, मैथ्स वाले हो गए, उनको पता होगा मीटर 10 टू द पावर 3, ठीक है। फिर इस तरीके से ये पावर्स जो है नैनो की जो पावर होती है वो 10 टू द पावर -9, फिर पिको में अगर जाएंगे तो 10 टू द पावर -12, इस तरीके से ये सारी यूनिट्स हैं। तो नैनो भी सबसे पहले तो हमारा क्या है, एक हम कह सकते हैं कि यूनिट है, एक इकाई है, एक मापदंड है, जो कि वस्तुओं के एक आकार को निश्चित करता है ना। इसमें वस्तुओं का आकार कितना होना चाहिए, तो नैनो टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो इसमें किसी भी जो भी हम चीज़ बना रहे हैं या कोई भी किसी पर भी हम काम कर रहे हैं, उसका आकार जो है 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक रखा जाता है। ठीक है, मतलब कि अगर 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच की आकार वाली, उसके साइज वाली अगर हम किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर काम कर रहे हैं, देन हम कह सकते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो नैनो टेक्नोलॉजी के अंडर में आता है। ठीक है, तो नैनो शब्द का मतलब है, नैनो शब्द का मतलब है 10 टू द पावर -9। और वैसे भी इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है बहुत छोटा, है ना। तो बहुत छोटा है ही है, 10 टू द पावर -9 बहुत ही छोटी चीज़ होती है। ठीक, फिर इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं एक एक करके कि इस तकनीक का विकास कैसे हुआ, ये तकनीक क्या है, लाभ हानियाँ और कंक्लूजन इसका क्या निकलता है। उसके पहले मैं आपको थोड़ा सा और यहाँ पर एक कंपेरिजन बताता हूँ कि नैनो जो है वो कितना छोटा होता है ना। नैनो का मतलब है कि आप देखेंगे सबसे पहले तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है बॉल, मतलब जो एक हमारा क्रिकेट बॉल होता है जिससे हम खेलते हैं, ठीक है, उसका जो साइज है वो कितना होता है, 100 मिलियन नैनोमीटर। कितना साइज होता है, 100 मिलियन नैनोमीटर। थोड़ा और आगे आओ तो जो ह्यूमन हेयर होता है, हमारा जो बाल होता है, इसकी जो थिकनेस है, मोटाई है, वो भी कितनी है, वो भी ये गलत लिख दिया, ये 1000 नैनोमीटर है, मतलब कि 1000 नैनोमीटर है। आरबीसी की अगर हम देखें तो आरबीसी का जो साइज है वो थोड़ा सा यहाँ पर छोटा हो जाता है, मतलब ये 700 नैनोमीटर हो जाता है। देन डीएनए जो है हमारा 2.5 नैनोमीटर। और इन द लास्ट जो नैनोमीटर है, मतलब हम कहें कि अगर एटम्स के कुछ, हम बोल सकते हैं कि एटम्स या मॉलिक्यूल्स के कुछ फॉलिकल्स हैं, मतलब कि एटम या मॉलिक्यूल्स के कुछ गुच्छ हैं। मतलब कि अगर हम कहें कि 1 नैनो मीटर में कितने एटम्स आते हैं, है ना, ऐसा क्वेश्चन अगर हम करें तो हम उसका आंसर क्या दे सकते हैं कि भाई 1 नैनोमीटर में कुछ एटम्स आते हैं, कुछ एटम्स, है ना। क्योंकि एटम जो होता है वो तो नैनो से भी छोटा होता है ना। एटम या मॉलिक्यूल का जो साइज होते हैं वो नैनो से भी नीचे जाएंगे। तो नैनो का मतलब हम कह सकते हैं कि कुछ एटम्स के गुच्छे या कुछ एटम्स का जो समूह है उनको हम कह सकते हैं कि नैनो के आकार का है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका जो साइज है इसके कंपैरिजन से आप देख सकते हो कि नैनो कितना छोटा होता है। ये केवल आपके लिए इसीलिए लिख रखा है कि नैनो कितना छोटा होता है। अगर हम डीएनए की बात करें, है ना, तो डीएनए जो है हमारा वो करीब करीब, या फिर हम आरबीसी की अगर बात करें, डीएनए है, आरबीसी है, तो आरबीसी भी आप देखोगे कि बहुत बड़ी है। और डीएनए जो है हमारी सेल के अंदर डीएनए होता है, सबको पता है।
वो जो डीएनए होता है वो भी नैनो जो कण होते हैं, नैनो जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे थोड़ा सा बड़ा होता है, मतलब 2 से 2.5 गुना बड़ा है। ठीक है, तो ये कंपैरिजन मैंने आपको बताया। अब चलो तो फिर से चलें कि नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या हुआ। नैनो का मतलब तो हमने समझ लिया कि इतना छोटा, टेक्नोलॉजी मतलब कि नैनो तकनीक एक ऐसी तकनीक है जिसमें अत्यंत सूक्ष्म कणों पर, मतलब वेरी स्मॉल पार्टिकल्स के ऊपर काम किया जाता है ना। अब वो पार्टिकल्स लिविंग भी हो सकते हैं और नॉन लिविंग भी हो सकते हैं। लिविंग का मतलब जैसे कि कोई सेल हमने तैयार कर लिया, कोई नया बैक्टीरिया हमने बना लिया, डीएनए में कुछ चेंजेस करके कोई नई स्पीसीज बना दी, तो ये सब क्या है, नैनो टेक्नोलॉजी तो है, बट ये लिविंग है। ठीक, नॉन लिविंग भी हो सकती है। इसी आकार के जो है हम छोटे छोटे नॉन लिविंग चीज़ों पर भी काम कर सकते हैं। जैसे अब हमारे कंप्यूटर्स में, मोबाइल्स में कई तरीके के माइक्रो प्रोसेसर्स आते हैं ना, बहुत छोटे छोटी चीज़ें, बहुत छोटे छोटे एपरेटर्स होते हैं जिनकी वजह से टेक्नोलॉजी जो होती है वो आज की डेट में बहुत ही छोटी और बेहतर होती जा रही है ना। तो वो इसी वजह से हो रही है। जितना हम छोटा करते जाएंगे टेक्नोलॉजी को उतना ज़्यादा जो है वो बेहतर होती जाएगी। तो नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब, नैनो मतलब बहुत छोटा, टेक्नोलॉजी मतलब उस आकार के कणों के ऊपर काम करना या उस आकार की कोई भी चीज बनाना, ठीक है, या उसमें सुधार करना। ठीक है स्टूडेंट, ये नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब है। अब देखो जरा कि नैनो टेक्नोलॉजी का फर्स्ट जो यूज था वो किसने किया था। नैनो टेक्नोलॉजी का सर्वप्रथम जो इसके नाम का जो उल्लेख हुआ है, या नाम जिसने इस शब्द का सबसे पहले यूज किया है नैनो टेक्नोलॉजी का, वो किया था नारीकुची ने। किसने किया था, यहां पर आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं पढ़ के बता देता हूं। नारियो तानीकुची, नारियो तानीकुची नाम के एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया था, है ना, नारियो तानीकुची। अब देखेंगे हम कि इनसे पहले भी 1974 में इन्होंने ये किया था। मतलब अब इनसे पहले भी नैनो टेक्नोलॉजी का जो शब्द है उसका यूज तो नहीं हुआ था, पर उस टेक्नोलॉजी के ऊपर बात होती थी, है ना। जैसे कि हम देखते हैं कि जो हमारी ब्रीडिंग होती है ना, फसलों की जो ब्रीड हम बनाना कह सकते हैं, या एनिमल्स की ब्रीड बनाना हम कह सकते हैं, उन्नत किस्में जो हम तैयार करते हैं जानवरों की और फसलों की, ये एक्चुअल में क्या है, ये एक्चुअल में नैनो टेक्नोलॉजी है। मतलब कि हम क्या करते हैं, हम किसी भी एक स्पीसीज का डीएनए लेते हैं और उसके साथ में दूसरी स्पीसीज के डीएनए को कंबाइन करके और हम कोई तीसरा स्पीसीज बनाते हैं। भाई ये एक स्पीसीज का डीएनए, ये दूसरी स्पीसीज का डीएनए, हमने इन दोनों के डीएनए को मिला करके कोई नया डीएनए बनाया, तो उस नए डीएनए में क्या होगा, इन दोनों की जो बेस्ट क्वालिटी वाले जीन्स होंगे उनको हम यहाँ पर रखेंगे, और जो जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं है या जो क्वालिटी हमें नहीं चाहिए उन जीन्स को हम क्या कर देंगे, वहाँ से रिप्लेस कर देंगे। तो अब डीएनए क्या है या जीन्स क्या है, जीन्स भी एक नैनो टेक्नोलॉजी में जो पैरामीटर है उस पैरामीटर के अंदर ही आता है। उसका साइज 1 से 100 नैनोमीटर के बीच में है। तो अगर हम डीएनए पर कोई काम कर रहे हैं दैट मीन्स कि हम नैनो टेक्नोलॉजी का ही यूज कर रहे हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गई बात। तो सबसे पहले नारियो तानीकुची ने इस शब्द का उपयोग किया था। ठीक, अब दरअसल में ये है क्या, अणुओं परमाणुओं की व्यवस्था में इसको परिवर्तन करना हम कह सकते हैं। मतलब कि एटम्स के अरेंजमेंट को चेंज करना। ठीक है, हम डीएनए में भी तो यही कर रहे हैं, जो बेस है, जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, उनके अरेंजमेंट्स को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो एटम्स के अरेंजमेंट को चेंज करना, मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट को चेंज करना, उनकी संख्या में परिवर्तन करना, है ना, या फिर उनके सीक्वेंस में चेंज करना। तो ये सब चेंज करके हम नया कोई प्रोडक्ट बना सकते हैं या नई कोई टेक्नोलॉजी या नया उत्पाद बना सकते हैं। ठीक है, और इससे होता क्या है, इससे होता यह है कि आपका जो प्रोडक्ट, फाइनल प्रोडक्ट बनता है उसकी क्वालिटीज़ में बहुत सारे इंप्रूवमेंट आ जाते हैं, बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। ठीक है, और इसीलिए हम इस टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। अब स्टूडेंट्स, आपने कई सारी मूवीज़ में भी देखा होगा कि नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ हो रहा है ना। छोटे छोटे, बहुत ही छोटे छोटे जो रोबोट्स होते हैं ना, नैनो बॉक्स जिनको बोलते हैं, वो रोबोट जो है हमारी बॉडी के अंदर जा करके और कई सारी चीज़ें कर रहे हैं। ठीक है, तो उस लेवल तक आने में अभी हमें थोड़ा टाइम लगेगा, बट अभी जो फिलहाल की कंडीशन में उस पर हम एक एक करके पहले इसकी हिस्ट्री देखते हैं और आगे की बात करते हैं। ठीक है, तो नारियो तानीकुची ने सबसे पहले इस शब्द का उपयोग किया था। ठीक, इसके बाद अगर हम देखें तो इससे पहले ही, मतलब 1959 में रिचर्ड, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एक फिजिसिस्ट हैं रिचर्ड फेनमैन।
इन्होंने सबसे पहले नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में बात की थी, मतलब कि छोटी छोटी चीज़ों के ऊपर काम करने के बारे में इन्होंने सलाह दी थी। हालांकि उस शब्द का प्रयोग उन्होंने नहीं किया था। उस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? उसके कुछ साल बाद नारियो तानीकुची। तो ये दोनों नाम हमको बहुत अच्छे से याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव्स में पूछे जाते हैं, ठीक है। रिचर्ड फैनमैन और नारियो तानीकुची, ठीक है, इन्होंने सबसे पहले शब्द का उपयोग किया था और इन्होंने सबसे पहले छोटे छोटे अणुओं परमाणुओं के सीक्वेंस को चेंज करने के लिए की बात कही थी कि ऐसा भी हो सकता है ना। हालांकि उस समय उनकी बातों को इतनी गंभीरता से नहीं लिया गया, क्योंकि ह्यूमन बीइंग का नेचर है, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो वो जनरली पहले उनको क्या किया जाता है, उस पर विश्वास नहीं किया जाता है ना। जैसे कि आज से अगर हम 100-150 साल पहले जाएं तो 100 किलोमीटर की स्पीड से चलना भी एक बहुत बड़ी बात होती थी, बट आज हमने सुपरसोनिक जो है हमारे जेट बना लिए हैं, हाइपरसोनिक भी बना लिए हैं। तो टाइम के साथ साथ ये चीज़ें पॉसिबल होती जाती हैं और जो लोग पहले बिलीव नहीं भी करते थे वो धीरे धीरे बिलीव करने लगते हैं, ठीक है। चलिए, तो ये दो नाम हो गए सबसे पहले। चलिए अगला देखें तो मैं आपको नैनो टेक्नोलॉजी के बारे में और थोड़ी सी जानकारी देता हूँ। देखो, नैनो टेक्नोलॉजी जो है हमारी, नैनो टेक्नोलॉजी में हम क्या कर सकते हैं? नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर हम कोई भी ऐसी नई मशीन बना सकते हैं जिसका आकार कितना बड़ा हो, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर तक हो, है ना। मतलब ये ऐसी मशीन हम बना सकते हैं, ठीक। फिर अब देखो, अगर हमको इतनी छोटी छोटी चीज़ों पर काम करना है तो हमारे पास इतने हाई डेफिनेशन वाले माइक्रोस्कोप होने चाहिए, है ना। माइक्रोस्कोप अगर होंगे, भाई नैनो कण जो है बहुत छोटे हैं, अगर उन कणों का आप देख ही नहीं सकते हो तो उसके ऊपर काम कैसे करोगे? तो सबसे पहले माइक्रोस्कोप डेवलप करना था। तो माइक्रोस्कोप भी जो है 1981 में जो है डेवलप हो चुके थे, जिनसे कि हम नैनो परमाणुओं, नैनो जो कण थे उनको हम देख सकते थे। भाई अभी तक तो सिर्फ अंदाजा ही लगाया जाता था, हालांकि टेक्नोलॉजी का यूज उससे भी पहले से होता आ रहा है ना, बट उनको देख कोई नहीं सकता था। जैसे कि हम ब्रीड बना रहे हैं, फसलों की ब्रीड बना रहे हैं, तो वो जो ब्रीडिंग होती थी वो तो 1981 से पहले से हो रही है, बहुत पहले से हो रही है। बट 1981 में हमने जो काम किए हुए उन कामों को हमने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा कि ये कैसे होता है ना। वो होता कुछ ऐसे है कि देखो जरा, मान लो ये एटम्स का, मान लो आपने कोई अलॉय बनाया है ना, जैसे मान लो ये स्टील है, ये एक अलॉय है, ठीक। अब इस स्टील के अंदर क्या होता है? आयरन होता है। आयरन के आपको परमाणु दिखाई देंगे। दूसरा इसमें क्या होता है? आयरन के साथ साथ कार्बन होता है। दो चीजें होती हैं, और भी छोटी छोटी कुछ अमाउंट में सिलिकॉन वगैरह भी होता है, बट मेन जो कंटेंट होता है इसका आयरन और कार्बन, है ना। आयरन का मतलब Fe और कार्बन का मतलब कार्बन। तो अब इससे पहले अलॉय तो हमने बहुत पहले से बना लिया है ना। जब मनुष्य जो है 1000, 2000, 3000, हमने तो हमारे जो वेद पुराण है उनमें भी पढ़ रखा है कि वहाँ पर भी मिश्र धातुओं का उपयोग होता था। मतलब कि मिश्र धातु हम बहुत पहले से बनाते आ रहे हैं। बट अब एक्चुअल में अगर हम किसी मिश्र धातु को इन माइक्रोस्कोप के नीचे रखकर देखते हैं तो हमको क्या देख सकते हैं? उनके अंदर हम देख सकते हैं अलग अलग आयरन के और कार्बन के जो पार्टिकल्स हैं उनको हम अलग अलग देख सकते हैं। हालांकि वो फॉलिकल्स दिखेंगे, कोई एक पार्टिकल नहीं दिखेगा, फॉलिकल्स दिखेंगे, गुच्छों में दिखेंगे, ठीक है। बट इनको हम अलग अलग देख सकते हैं। इससे पहले ऐसा करना पॉसिबल नहीं था, ठीक है। और इसी वजह से फिर नैनो टेक्नोलॉजी के ऊपर जो है ज्यादा से ज्यादा काम होना शुरू हो गया, ठीक। अब आगे चलो, तो इसके यूजेस क्या है? नैनो टेक्नोलॉजी हमारे लिए इतनी जरूरी क्यों है, या फिर ये इतना क्रांतिकारी क्यों है? इसमें ऐसा क्या खास है इस तकनीक के अंदर कि जो हम इसके लिए जो है इतनी सारा जो बातें करना चाह रहे हैं या इसके ऊपर हम वीडियो बना रहे हैं? इतना खास क्या है नैनो टेक्नोलॉजी में? तो स्टूडेंट्स, अगर हम इसके यूजेस पर बात करेंगे तो आपको क्लियर होगा कि इसमें ऐसी क्या खास बात है ना। पहला जो इसका यूज होता है वो चिकित्सा के क्षेत्र में, मतलब कि क्या चिकित्सा के क्षेत्र में नैनो टेक्नोलॉजी क्या कर सकती है? तो देखो जरा, चिकित्सा के क्षेत्र में सबसे पहले तो क्या होता है कि आज जैसे हमें मान लीजिए किसी का ऑपरेशन करना है ना, हार्ट की सर्जरी करनी है, तो हमें क्या करना पड़ता है कि हमें उस पेशेंट को प्रिपेयर करना पड़ता है पहले, है ना। ऑपरेशन से पहले कुछ दिनों तक उसको प्रिपरेशन देनी पड़ती है, फिर आफ्टर द सर्जरी फिर से उसको रेस्ट लेना पड़ता है। मतलब कि टोटल अगर आप देखें कि कोई भी सर्जरी आप करवाते हो तो आपको मिनिमम 1 मंथ का जो टाइम है वो आपका जो है उसमें कंज्यूम हो जाता है, ठीक। अब नैनो टेक्नोलॉजी क्या करेगी? हमने क्या किया है कि नैनो तकनीक के द्वारा कुछ ऐसे छोटे छोटे जो है रोबोट्स बनाए। रोबोट्स का मतलब कि ऐसे हम कह सकते हैं ऐसी मशीनें बनाई हैं जो मशीनें हमारे शरीर के अंदर जा कर के और
उस हार्ट में जहाँ पर भी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे मान लीजिए कि हार्ट है हमारा, है ना, इसकी कोई सर्जरी होनी है, इसमें कोई वॉल्व है या कोई होल है ना, तो वो जो छोटी छोटी मशीन्स है ना, वो छोटी छोटी मशीन्स क्या करेंगी आकर के, वो छोटी छोटी मशीन्स जो हैं वो इस जगह को आकर के रिपेयर कर देगी। मतलब कि जैसे कि हम कोई सिरप पीते हैं वैसे ही हमें इन मशीन्स का एक हम कह सकते हैं कि एक छोटा सा डोज लेना पड़ेगा, है ना, एक छोटा सा हमें डोज लेना पड़ेगा जिसके अंदर ये मशीनें होंगी छोटी छोटी, है ना, जो नैनो टेक्नोलॉजी के जरिए हमने बनाई है। उन मशीनों को हम अपने शरीर के अंदर ले लेंगे। वो मशीनें कहाँ पर जाएंगी? अब हालांकि उनकी सारी प्रोग्रामिंग रहेगी, जैसे कि एक रोबोट होता है, नॉर्मल रोबोट होता है ना, जिसकी प्रोग्रामिंग करके हम उससे सारे काम करवा सकते हैं जैसा भी हम चाहते हैं। भाई उठना है, बैठना है, या सिस्टम हमारा कंप्यूटर है वो भी सारे काम करता है, जैसी भी आप उसकी प्रोग्रामिंग करोगे वैसे वो सारे काम करेगा। तो वैसे ही इन छोटे छोटे रोबोट्स को, इन छोटी छोटी जो है मशीनों को हम प्रोग्राम कर देते हैं कि भाई आपको शरीर के अंदर जाना है, पर्टिकुलर ऑर्गन पर उसका ट्रीटमेंट करना, उसको उसमें जो भी प्रॉब्लम है उसको सही करना है, और फिर ये क्या वहाँ पर प्रॉब्लम को ठीक करके और जो हमारा वेस्ट मटेरियल होता है उसके थ्रू जो है शरीर के बाहर चले जाते हैं। तो ये काम होगा कब? जबकि हम इस स्तर की छोटी छोटी मशीनों को तैयार कर लेंगे, जो कि थोड़ा सा अभी भविष्य की बात है ना, क्योंकि ये नॉन लिविंग चीज़ है। लिविंग पर तो हम काम कर चुके हैं, पर नॉन लिविंग है। तो यहाँ पर क्या होगा फिर कि भाई जैसे किसी की हार्ट सर्जरी होनी है या किसी को लीवर में कोई प्रॉब्लम है, उसने एक ड्रिंक पिया, उसके अंदर मशीनें थी छोटी छोटी, वो अंदर गई, उन्होंने हमें रिपेयर किया, हमारी जो सेल्स डैमेज थी उनको सही किया और जो है अपना काम करके वो निकल गई। मतलब जैसे आप दवाई लेकर सोते हो और सुबह जागते हो तो आपका बिल्कुल बढ़िया फ्रेश, आपका जो हार्ट है या आपकी जो भी प्रॉब्लम है वो कैसी हो जाएगी? बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मतलब कि एक तरीके से मिरेकल होगा, चमत्कार होगा। ठीक, तो ये तकनीक है, सबसे पहले ऑपरेशन में इसका यूज़ किया जा सकता है। ये जो यूजेस मैं आपको बता रहा हूँ ये सब भविष्य में होने वाले हैं, है ना, मतलब कि अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं है, बट ऐसा हो सकता है, उस दिशा में हमारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। मैं आपको कुछ ऐसे उपयोग भी बताऊंगा जो अभी चल रहे हैं और ऐसे उपयोग भी बताऊंगा जो होने वाले हैं। ज़्यादातर उपयोग जो हैं वो भविष्य की चीज़ें। अगला देखो, अगर तो ऑपरेशन के बाद हम अंगों तक दवाइयों को पहुँचाने का, आज जैसे हम कोई भी टेबलेट लेते हैं तो उसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। भाई आपने सिर दर्द की गोली ली तो पता लगा कि आपको बुखार आ गया या कोई वोमिटिंग वगैरह, ऐसा साइड इफेक्ट हो जाते हैं। बट अगर हम उन छोटी छोटी मशीनों को ये काम सौंपे कि भाई आपको ये दवाई जो है ले जाकर केवल उसी टारगेट ऑर्गन को देना, उसी अंग को देना है, वहाँ पर जाकर वो जो है ड्रग को रिलीज करेगा और अपना काम करके वो जो है बाहर चला जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा, पहले तो कि जो डोज हम लेते हैं उसका अमाउंट कम हो जाएगा। भाई जैसे आज हम 1 चम्मच दवाई लेते हैं उन मशीनों के, और वो दवाई पूरे शरीर में डिस्ट्रीब्यूट होती है ना, और फिर टारगेट ऑर्गन तक जाती है। तो देन अगर हमारी जो मशीनें हैं, छोटी मशीनें, नैनो टेक्नोलॉजी, जो उस दवाई को केवल उसका एक मॉलिक्यूल भी वो ले जाकर उस पर्टिकुलर ऑर्गन को अगर दे देती हैं तो वो ठीक हो जाएगा। ठीक, मतलब कि दवाइयों को पहुंचा सकती है। फिर अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें, ठीक है, तो यहाँ पर जो नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ है बहुत पहले से होता आ रहा है, और ये जो प्रोडक्ट बनाते हैं ये मतलब आज की डेट में अगर हम कहें तो ये सब पॉसिबल है और ऐसा हो भी रहा है। जैसे कि सबसे पहली तो मैंने बताया कि ब्रीड तैयार करना, है ना, फसलों को एक दूसरे से क्रॉस करके और नई नई टेक्नोलॉजी और नई नई गुणवत्ता वाली जो है फसलों को तैयार करना, ये नैनो टेक्नोलॉजी ही है। ठीक है, बट इसको पहले वैज्ञानिक, भले ही उनको नहीं पता था कि हम क्या कर रहे हैं, बट वो काम तो यही हो रहा है, क्योंकि वो जिन सेल पर, जिन डीएनए पर काम कर रहे हैं, वो डीएनए क्या है, वो भी नैनो जो रेंज है साइज की उसके अंदर ही आते हैं। तो अलग अलग तरीके के फसलों को बनाना, अलग अलग तरीके के जो है हम कह सकते हैं कि फर्टिलाइजर्स बनाना। फर्टिलाइजर्स भी कैसे बनेंगे? फर्टिलाइजर्स ऐसे बनेंगे जो कि प्रॉपर उस प्लांट की जो है जाकर के, और उसको, ये सब लिविंग चीज़ों की बातें हो रही है ना। फिर अगर हम नॉन लिविंग की भी बात करें तो हम कुछ ऐसी, भाई जो रोबोट्स हमें जाकर ठीक कर सकता है वो प्लांट्स को जाकर भी ठीक कर सकता है। मान लो अभी पिछले साल की बात करें तो सोयाबीन में एक इस तरीके की मक्खी लगी हुई थी जिसने तनों के अंदर जाकर के अंडे दे दिए थे, है ना, जिससे पूरी सोयाबीन की जो क्रॉप है वो खराब हो गई। अगर मान लो हमारे पास ऐसे नैनो बॉक होते, मतलब साइबॉक होते, तो वो क्या करते कि हम अगर उनको वाटर के थ्रू भी इस प्लांट में छोड़ देते तो वो अंदर जाकर के जहां पर उस मक्खी ने अंडे दिए हैं उन अंडों को डिस्ट्रॉय कर देते, जिससे हमारी फसल जो है वो क्या हो जाती, बच जाती। ठीक है, ये हो सकता है। फिर अगला देखो तो खरपतवार के नाश करने के लिए अलग अलग तरीके के जितने भी केमिकल्स हमने बनाए हैं वो सब क्या किया है, मॉलिक्यूल्स में फेरबदल करके ही तो बनाए हैं। भाई यूरिया बनाया हमने, है ना, फिर उसके बाद में हम नाइट्रोजन बेस वाले कई सारे खाद डालते हैं,
पोटाश डालते हैं, कैल्शियम डालते हैं, बहुत सारी चीज़ें डालते हैं। तो ये सब हमने कैसे बनाए? ये सब नैनो टेक्नोलॉजी से ही पॉसिबल है। नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब क्या है? सिर्फ वो छोटे छोटे रोबोट बनाना ही नैनो टेक्नोलॉजी नहीं है। हमने अगर कोई भी लिविंग या नॉन लिविंग ऐसी चीज़ों पर काम किया जो कि एटॉमिक लेवल पर हो या बहुत छोटे आकार की हो, तो उसको हम नैनो टेक्नोलॉजी कहेंगे। वही मॉलिक्यूल्स में भी हम क्या कर रहे हैं, जैसे हमने पॉलीथीन बनाया, प्लास्टिक बनाया, तो प्लास्टिक में क्या किया हमने? प्लास्टिक में हमने, जैसे ये इथीन है, तो इथीन को हमने क्या बना दिया? पॉलीथीन बना दिया। मतलब कि उसके मॉलिक्यूल्स में क्या कर दिया? चेंज कर दिया। मॉलिक्यूलर लेवल पर हमने इसमें काम किया। तो मॉलिक्यूलर लेवल पर जहां पर भी काम करोगे वो नैनो टेक्नोलॉजी कहलाएगी। फिर आगे देखो, तो मिट्टी की गुणवत्ता को बढ़ाने में, मतलब सॉइल का जो क्वालिटी है उसको इंप्रूव कर सकता है। कैसे इंप्रूव कर सकता है? सेम सॉइल में जाकर के जो हार्मफुल सब्सटेंस है उनको मार सकते हैं, सॉइल में जाकर के उसकी पोरिसिटी बढ़ा सकते हैं, उसमें जो गैसों को जाने के लिए जो छेद होते हैं उन छेदों को बड़ा किया जा सकता है। ठीक, फिर नाइट्रोजन फिक्सेशन कर सकते हैं, मतलब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं, वो भी सब नैनो टेक्नोलॉजी से ही होता है। ठीक, अब देखो, अब जनरली जब हम नैनो टेक्नोलॉजी पढ़ते हैं तो स्टूडेंट्स के मन में सबसे पहले ख्याल आता है कि यार ये तो मतलब कि वही सब है ना, रोबोट्स वाली बातें होंगी, बट ऐसा नहीं है। रोबोट्स वाली जो मूवीज़ में जैसा दिखाया जाता है, ठीक है, एक मूवी में तो यहाँ तक भी दिखाया है कि एक छोटी सी मशीन किसी एक पर्टिकुलर कैरेक्टर के अंदर जाती है और क्या करती है, उसका डीएनए को इस तरीके से जो है काट करके और उसको चेंज करके और उसकी जगह वहीं के वहीं दूसरा जो है न्यूक्लियोटाइड का सीक्वेंस अटैच कर देती है ना। तो ऐसा जो मूवीज़ में अभी दिखाया जाता है या नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब जनरली लोग यही समझते हैं कि यहाँ पर छोटी छोटी मशीनों की बातें होंगी, जो कि छोटे छोटे रोबोट्स की बातें होंगी और इस तरीके का जो है वो काम, बहुत ऐसे काम करेंगे जो कि कोई नहीं कर सकता है। ठीक, ऐसा सब होने वाला है, ऐसा अभी कुछ भी हुआ नहीं है। ठीक, अभी तो हम सिर्फ लिविंग सब्सटेंस जो है उन्हीं के ऊपर बात कर रहे हैं, लिविंग सब्सटेंस के ऊपर। ठीक है, अब देखो इन दोनों में सबसे बड़ा अंतर क्या है कि जैसे डीएनए है, ये भी एक मॉलिक्यूल है, बट ये अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है ना, एक डीएनए से दूसरा डीएनए बन सकता है। बट हम जो छोटी मशीनें बनाएंगे वो मशीनें एक मशीन अपने जैसी दूसरी मशीन नहीं बना सकती। उस लेवल पर भी हमें पहुंचने में बहुत समय लगेगा, और अगर उस लेवल पर हम पहुंच जाते हैं देन हम कह सकते हैं कि हमने अर्थ पर जो है कोई भी ऐसी चीज़ नहीं होगी जो हम नहीं ना कर सके, है ना। मशीनें जो एक दूसरे को रेप्लिकेट कर रही हैं, जैसे वायरस रेप्लिकेट करता है, अपने आप से दूसरा वायरस बनाता है जो कि लिविंग थिंग्स है, बट नॉन लिविंग थिंग्स जब ऐसा करेंगी तो वो चमत्कार होगा। और वही जो है टारगेट हमारा नैनो टेक्नोलॉजी का जो टारगेट है ये वही है कि भाई ऐसा करके दिखाना है ना। तो उस दिशा में काम चल रहे हैं, पर अभी इसमें काफ़ी समय लगने वाला है। ठीक, चलो फिर आगे चलें। तो अगला जो यूज़ है, अगर हम खेती की बात कर रहे हैं तो हम मॉनिटरिंग कर सकते हैं छोटी छोटी मशीनों से, हम प्लांट्स के अंदर उनको इम्प्लांट कर सकते हैं, है ना। वो पौधों का जो भी वाटर का उनका जो भी कंज्यूमिंग है ना, फूड की कंज्यूमिंग है या इस तरीके का कोई भी काम है, वो सब कुछ जो है वो हमको वहाँ से सिग्नल देकर, जैसे हम किसी के अंदर चिप लगा देते हैं उससे हमें उसकी सारी जानकारी मिलती है। सेम हम ऐसा बोल सकते हैं कि हम खाद के थ्रू, पानी के थ्रू उन मशीनों को पौधों के अंदर भेज सकते हैं, जिससे पौधों की सारी जानकारियां हमें बैठे बैठे ही हमारे मॉनिटर के ऊपर दिखने लगेंगी और हम किस पौधे में क्या प्रॉब्लम आ रही है उसका पता लगाकर और केवल उसी का ट्रीटमेंट करेंगे, जिससे कि हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्वालिटी बढ़ेगी। ठीक, फिर अगला चलो, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि अगर हम फिजिक्स की बात करें, है ना, मशीनों के ऊपर क्या यूज़ किया जा सकता है नैनो टेक्नोलॉजी का। तो देखो, अभी तक हम सुनते आ रहे हैं कि ऐसी मशीन बनाना पॉसिबल नहीं है जो कि 100% इफिशियंस हो, मतलब कि जितना आप उसको फ्यूल दे रहे हो वो सारे फ्यूल को वो एनर्जी में कन्वर्ट कर दे। ऐसी कोई मशीन अभी तक नहीं बनी है, क्योंकि जो भी मशीनें बनती है वो क्या करती हैं भाई, हीट के थ्रू, साउंड के थ्रू कुछ ना कुछ एनर्जी को जो है लॉस करती रहती हैं। बट अगर नैनो टेक्नोलॉजी जो है ऐसी टेक्नोलॉजी है कि वो छोटी छोटी जो मशीनें हैं उनमें इफिशियंसी जो है वो 100% होने वाली, मतलब कि वहाँ पर सारे रूल्स जो हैं फिजिक्स के वो सब चेंज हो जाते हैं। कैसे चेंज हो जाते हैं कि भाई यहाँ पर हमें पता है ना कि फिजिक्स में एक तो जो विजुअल सब्सटेंस होते हैं ना, जो बड़ी चीज़ें होती हैं, उन पर जो लॉ अप्लाई होते हैं वो लॉज एटम मॉलिक्यूल्स पर अप्लाई नहीं होते हैं, क्योंकि वो बहुत ही छोटे होते हैं। तो इसी वजह से चूंकि नैनो टेक्नोलॉजी जो हम यूज़ कर रहे हैं वो नैनो टेक्नोलॉजी में सारे पार्टिकल्स बहुत छोटे हैं, इसलिए उन पर नॉर्मल फिजिक्स के जो लॉज हैं वो अप्लाई नहीं होते हैं, और इसीलिए वहाँ पर जो है फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो है या मशीन की जो इफिशियंसी है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है।
फिर आगे चलते हैं तो हम ऐसे इंजन्स बना सकते हैं जिनमें फ्रिक्शंस कम हो, है ना। जैसे हम ऑयल यूज़ करते हैं ना, तो ऑयल का काम क्या होता है, इंजन के फ्रिक्शन को कम करना। जो पिस्टन सिलेंडर के अंदर चलता है ना, इंजन क्या है, इंजन में ये एक सिलेंडर है, उसके अंदर पिस्टन चल रहा है और हम ऑयल का यूज़ करते हैं ताकि ये जो फ्रिक्शन है उसका कम हो। फ्रिक्शन जितना ज़्यादा कम होगा तो गाड़ी गर्म नहीं होगी, गर्म नहीं होगी तो हमारी जो एनर्जी है वो 100% जो है वो व्हील्स की तरफ जाएगी। तो अब हम ऐसा ऑयल यूज़ कर रहे हैं जिसमें छोटी छोटी मशीनें हैं, है ना, छोटे छोटे क्या है, नॉन लिविंग्स जो है हमारे खुद के बनाए हुए हम कह सकते हैं रोबोट्स हैं। अगर मान लीजिए कि पिस्टन जैसे थोड़ा सा रफ हो जाता है ना, तो अब थोड़ा बहुत अगर उसमें कोई भी कमी आती है तो वो तो हमें ऑब्जर्व नहीं होती है ना, गाड़ी हमें कोई ऐसा इंडिकेशन देती है। जब कोई मेजर प्रॉब्लम आती है, गाड़ी बंद हो जाती है या बहुत ज़्यादा गर्म होने लगती है, तभी हमें पता चलता है कि इंजन के अंदर कुछ प्रॉब्लम्स है। जैसे हमारे अंदर भी होता है ना कि कोई ना कोई अगर छोटी सी प्रॉब्लम हमारी बॉडी में हो और हमें बहुत दिन तक हम उसकी केयर नहीं करते हैं या उस पर ध्यान ही नहीं देते हैं, तो सेम। बट अगर हमारे अंदर वो मशीनें पहले से अवेलेबल है, ऑलरेडी हमारे ब्लड में घूम रही है, तो हमें चाहे पता चले या ना चले, हमें अगर कोई भी हमारी सेल में डैमेज होता है वो तुरंत जाकर उसको ठीक कर देती है। जिसकी वजह से हो सकता है आने वाले समय में ऐसा हो जाए कि इंसान कभी बूढ़ा ना हो, क्योंकि जो मृत कोशिकाएं हैं, जो कोशिकाएं खराब हो रही है, उनको जो नैनो बॉक्स है वो फटाफट क्या कर रहे हैं, रिपेयर करते जा रहे हैं। तो इंजन के साथ भी यही हो रहा है। इंजन मान लीजिए एक दिन गाड़ी चली, कुछ माइक्रो लेवल पर थोड़ी छोटी मोटी टूट फूट हुई, उसको तुरंत जो है वो ऑयल के अंदर जो प्रेजेंस है हमारे जो मशीन है छोटी वाली, वो उनको ठीक कर देंगी, तो हमारी गाड़ी फिर से नई जैसी हो जाएगी। तो ये काम हो सकता है, ठीक। फिर उसके बाद में अगर देखें तो उससे क्या होगा, माइलेज बढ़ेगा। अगर गाड़ी बिल्कुल फ्रेश कंडीशन में रहेगी, हमने देखा है ना कि नई नई बाइक जो होती है वो पॉल्यूशन भी कम करती है, धुआं भी कम छोड़ती है। जिसका इंजन अच्छा रहेगा वो बाइक जो है या वो जो कार है वो पॉल्यूशन कम फैलाएगी, गर्म भी कम होगी, हमारा काम भी अच्छा करेगी, और जो पेट्रोल या डीजल जो भी वो यूज़ करती है वो उसका कंजप्शन भी कम होगा। तो अगर गाड़ी हमेशा ही नई जैसी रहे, है ना, जैसे हम बोलते हैं ना कि जब हम छोटे होते हैं तो बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है तो सारी चीज़ों का लेवल जो है वो कम होता जाता है। बट अगर हमारी एज बढ़े ही ना, रोज़ जो भी हमारी बॉडी के अंदर डैमेज हो रहा है वो हमारी जो मशीनें हैं छोटी, वो रोज़ की रोज़ ठीक कर दे। मतलब आज जैसे मान लीजिए हम 20 ईयर्स के हैं, 20 साल के हैं और हमेशा ही 20 साल के रहें, तो ये सब काम जो है नैनो टेक्नोलॉजी से पॉसिबल है। बट इन फ्यूचर, है ना, अभी इसका इतना बिलीवेबल नहीं है, लोग इतना विश्वास। और पहली चीज़ तो अगर हम किसी आम व्यक्ति के सामने भी इस तरीके की बातें करते हैं तो वो उस पर बिलीव नहीं करता है ना। जो थोड़ा बहुत साइंस को समझता है या ऐसी चीज़ें होती हैं वो ठीक है, सुन लेता है। बट ऐसा होगा, है ना, आने वाले समय में ऐसा होने वाला है, ठीक। चलो तो फिर आगे चलो, तो गाड़ी की हम क्या कर सकते हैं, गाड़ी को हमेशा नया जैसा बनाए रख सकते हैं, जिससे माइलेज बढ़ेगा उसका, जिससे जो है उसकी जो मेंटेनेंस है वो बहुत कम रहेगी, क्योंकि हमेशा ही अंदर से वो रिपेयर हो रही है अपने आप ही, ठीक। चलो फिर आगे चलो तो अब अगर हम बात करें तो कार्बन फाइबर, है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको समझ लो जरा। कार्बन फाइबर क्या है, एक नैनो टेक्नोलॉजी है जिसके जरिए हमने एक ऐसा सब्सटेंस बनाया है। देखो आप एक चीज़ को और समझो कि नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब ये नहीं है कि छोटी छोटी मशीनें ही बनाएं हम। नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके जो प्रोडक्ट बन रहा है वो बहुत बड़ा भी हो सकता है ना। जैसे कि हमने कार्बन फाइबर बनाए, अब कार्बन फाइबर से हम जो गाड़ियां बनाते हैं बहुत महंगी, जो रेस में जो है ना फार्मूला 1 जो कार होती है वो सब किससे बनती है, कार्बन फाइबर से बनती है। तो कार्बन फाइबर एक ऐसा मटेरियल है जिसको हमने नैनो टेक्नोलॉजी के थ्रू बनाया है। मतलब कि उस कार्बन के अंदर मॉलिक्यूल्स के अंदर हमने चेंजेस किए हैं, जिसकी वजह से वो इतना मजबूत हो चुका है कि स्टील से ज़्यादा मजबूत है, बट स्टील से बहुत ज़्यादा हल्का है ना। तो इसका मतलब ये आप कतई ना निकालें कि नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब बहुत छोटी चीज़ें ही हमको बनानी है ना। नैनो टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम जो भी ऑब्जेक्ट या जो भी मटेरियल बना रहे हैं वो बहुत बड़ा भी हो सकता है। हवाई जहाज भी बना सकते हैं हम, स्पेस क्राफ्ट भी बना सकते हैं, ठीक है, या फिर जैसे हमने कार बनाई, बाइक्स बनाई। तो अब देखो कार्बन फाइबर में होता क्या है कि जनरली जो कार्बन होता है वो इतना ज़्यादा मजबूत तो नहीं होता है, पर कार्बन फाइबर जो बहुत मजबूत होता है और स्टील से कई गुना ज़्यादा जो है मजबूत होता है और उससे कई गुना हल्का होता है, जिसकी वजह से महंगी कारों में या महंगे जो भी एपरेटस होते हैं उन सभी में कार्बन फाइबर का यूज़ किया जाता है। तो कार्बन फाइबर हमने कैसे बनाया है कि जो बेसिक कार्बन या ग्रेफाइट की एक शीट लो, आप मान लो, है ना, मान लीजिए ये ग्रेफाइट है या कार्बन है, उसकी एक शीट है। तो उस कार्बन की शीट में मॉलिक्यूल्स का जो भी अरेंजमेंट है
ठीक है। अब देखो जैसे मैं आपको एज ए एग्जाम्पल बता रहा हूं, ये कोई एग्जैक्ट नहीं है, तो देखो जैसे मान लो ये मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट है कार्बन के, ये इस तरीके से अरेंज्ड है। अब इन मॉलिक्यूल्स को हमने कुछ इस तरीके से चेंज किया, ठीक है। ये सब नॉन लिविंग थिंग्स है, और इसमें चेंज हम कैसे करेंगे, इसमें चेंज हम करेंगे ठीक वैसे ही जैसे हम लिविंग सेल्स में चेंज करते हैं। मान लो कि अगर ये एक मॉलिक्यूल है, इस मॉलिक्यूल को उठाकर वैज्ञानिकों ने सब पता लगा लिया है कि इस मॉलिक्यूल को उठाकर अगर मान लो हम यहाँ पर रख दें तो इसकी मजबूती जो है बढ़ जाती है ना, ऐसा। या फिर इसका जब हमने स्ट्रक्चर देखा तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक मॉलिक्यूल है ही नहीं, तो हमने बाहर से दूसरा मॉलिक्यूल उठाकर यहाँ पर अरेंज कर दिया, है ना। तो ये मॉलिक्यूलर लेवल पर या एटॉमिक लेवल पर हमने काम किया, इसी वजह से इसको हम क्या कहेंगे, नैनो टेक्नोलॉजी। बट बनने वाला जो पदार्थ है, बनने वाला जो मटेरियल है, वो तो बहुत बड़ा है ना। तो हमने कैसे किया कि हमने उसके अरेंजमेंट में, उसके मॉलिक्यूल्स के अरेंजमेंट में चेंज किया। जो मॉलिक्यूल हमारे हिसाब से जहां पर रखना था हमने रखा, अगर वहां पर कुछ कमी थी तो नया मॉलिक्यूल वहां पर रखा, है ना। इस तरीके से जैसे सेम डीएनए में हम जीन्स की हेरा फेरी करते हैं ना, जीन्स की प्लेस को चेंज करते हैं। भाई जो जीन हमें चाहिए वो रख दिया, जो नहीं चाहिए वो निकाल के उसकी जगह दूसरा रख दिया। तो सेम यहाँ पर भी अब हम कर रहे हैं। तो इसी वजह से इसको डेवलप करते करते हमने क्या बना लिया, कार्बन फाइबर बना लिया। अब कार्बन फाइबर क्या है कि जो नॉर्मल ग्रेफाइट की शीट होता है, उस ग्रेफाइट की शीट से बहुत ज़्यादा मजबूत है, और इसका जो सीक्वेंस है या इसकी हम कह सकते हैं कि जो क्वालिटी है वो एक चीज़ पर और डिपेंड करती है। कैसे डिपेंड करती है कि मान लो ये कार्बन फाइबर की शीट हमने बना ली, अब इस शीट को अगर मैंने इस तरीके से रोल कर दिया, ठीक है, जैसे मान लो ये एक रोल है, कार्बन फाइबर का रोल है, तो और दूसरा मैंने इसको मान लीजिए इस तरीके से अरेंज कर दिया कि ये स्क्वायर शेप में है, और एक ये रोल करके मैंने एक रॉड बना ली और एक जो पीस है वो इस तरीके से बना लिया। तो दोनों में इस डेवलप मटेरियल का ही यूज हुआ है, बट उस डेवलप मटेरियल को भी जिस तरीके से अरेंज करोगे उससे भी उसकी क्वालिटी में बहुत फर्क पड़ता है, ठीक है। जैसे कि होता है ना कि नॉर्मल हम देखते हैं कि एक बीम्स जो है वो गोल भी होते हैं घर जब बनाते हैं, कुछ बीम्स जो है वो स्क्वायर भी होते हैं, तो उसके शेप से भी उसकी क्वालिटी में फ़र्क पड़ता है। तो ठीक वैसे ही यहाँ पर भी जो है, जो शीट हमने बनाई है ना, मॉलिक्यूल्स का फेरबदल करके उस शीट को आप जिस तरीके से फोल्ड करते हो या जिस तरीके से उससे कोई प्रोडक्ट बनाते हो, उससे भी उस प्रोडक्ट की क्वालिटी में फ़र्क आता है, ठीक है। चलो तो अभी हम इस पर नहीं जाते, हम तो सिर्फ इतना समझते हैं कि कार्बन फाइबर जो है हमारा, उसमें जो नॉर्मल कार्बन था, उस कार्बन के अणुओं में जो भी कमी थी उसको दूर करके हमने नई एक शीट बनाई जिसको हमने कार्बन फाइबर कहा, है ना। अब कार्बन फाइबर चूंकि अभी बहुत महंगा होता है क्योंकि ये नई नई टेक्नोलॉजी है, और जो भी चीज़ नई आती है वो बहुत महंगी होती है क्योंकि वो बहुत ही कम जगह पर बनती है, ठीक। ये एक ऐसी नॉन लिविंग चीज़ है जिसको हमने प्रिपेयर कर चुके हैं। अभी तक हमने सब लिविंग चीज़ों को प्रिपेयर किया है, ठीक। इसके बाद अगर हम चले तो अगला देखो तो हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, मोबाइल्स हैं, इन सब का साइज़ अगर आप पहले देखो और आज देखो तो बहुत अंतर है, ज़मीन आसमान का अंतर है। पहले जो कंप्यूटर्स होते थे वो रूम्स के साइज़ के होते थे, है ना, पूरे के पूरे बड़े बड़े कंप्यूटर्स होते थे। या मोबाइल भी, जो पहला मोबाइल आया था वो 1 फीट का था, और अब मोबाइल इतना सा हो चुका है। मतलब कि टेक्नोलॉजी जो है, अब उस 1 फीट के मोबाइल में जो प्रोसेसर लगता था या जो भी उसका सर्किट बनते थे वो बहुत बड़े होते थे, बट अब जो मोबाइल ही इतना बड़ा है तो उसके सर्किट अंदर के कैसे होंगे, और ज़्यादा छोटे होंगे। मतलब कि यहाँ पर भी हम कह सकते हैं कि नैनो टेक्नोलॉजी से ही हमने उन चीज़ों को इम्प्रूव किया है। भाई जैसे एक मोबाइल, जैसे मान लीजिए हमारा डीएनए है या हमारा ब्रेन है ना, ब्रेन की सेल्स है, इसमें मेमोरी होती है। तो एक छोटी सी जगह में, या डीएनए एक छोटी सी सेल है, या एक छोटी सी सेल के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर पाए जाने वाला एक पदार्थ है, उस पदार्थ में कितनी सारी मेमोरी होती है ना। सारी इन्फॉर्मेशन तो उसी में होती है कि हमारी नेक्स्ट जनरेशन कैसे बनेगी, सारी जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है। तो हम ये उसी को देखकर ये हमने अनुमान लगाया कि भाई जब एक डीएनए जैसे छोटे से अणु के अंदर इतनी सारी जानकारी हो सकती है, तो हमारे जो मोबाइल है, हमारे जो कंप्यूटर्स हैं, उनमें जो चीज़ें हम सेव करते हैं उनके लिए हमें इतनी बड़ी हार्ड डिस्क की ज़रूरत क्यों। हम भी तो छोटे छोटे चिप बना सकते हैं जिससे कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा मेमोरी आ सके। तो ये काम हुआ भी है ना। पहले वो हार्ड डिस्क यूज़ होती थी मेमोरी के लिए, अब छोटे छोटे चिप्स आ गए हैं। अब फ्यूचर में और छोटे चिप्स हो जाएंगे, है ना। तो जिसकी वजह से क्या होगा कि ये सब नैनो टेक्नोलॉजी चीज़ों को आकार में छोटा करना। अब इसका एक और अच्छा एग्जाम्पल है,
एक कान की मशीन आती है, एक कान की मशीन जो बाहर से दिखती है, और एक कान की छोटी सी मशीन आती है जिसमें आपको कान की जो ट्यूब होती है हमारी, है ना, जो हमारी ईयर ट्यूब होती है ना, ये वाली जो मैंने पढ़ाया भी था आपको, इस ट्यूब के अंदर ही उस छोटे से चिप को जो है लगा दिया जाता है। तो बाहर से किसी को दिखता भी नहीं है कि इसके कान के अंदर मशीन लगी हुई है, और वो मशीन के जरिए अच्छे से सुन सकता है। तो ये नैनो टेक्नोलॉजी है, और ये भी नॉन लिविंग है, और इसको हमने बनाया हुआ है। तो ये भी आप कह सकते हो कि नॉन लिविंग एक बहुत बड़ा जो है आविष्कार है। ठीक, तो मोबाइल्स हुए, कंप्यूटर्स हुए, इस तरीके की चिप्स हुई, फिर कुछ इम्प्लांट्स होते हैं, जैसे होते हैं ना, एक पेशेंट को बहुत बार दिन भर में बहुत सारी दवाइयाँ लेनी पड़ती हैं, तो क्या किया जाता है कि उसकी दवाई को उसके बॉडी में ही इम्प्लांट कर दिया जाता है। अब वो बॉडी के अंदर ही जो है, मान लीजिए उसको सुबह जो है 1 मिलीग्राम चाहिए, तो उस वो जो कैप्सूल होता है उसके अंदर से 1 मिलीग्राम ड्रग जो है वो रिलीज होकर के और उसकी बॉडी में चली जाती है। तो ये सब कैसे पॉसिबल हो रहा है? वो इसी वजह से पॉसिबल हो रहा है ना, नैनो टेक्नोलॉजी की वजह से। तो मेमोरी ज़्यादा से ज़्यादा कंप्यूटर मोबाइल की मेमोरी को बढ़ाने का काम हुआ है। पहले बड़े बड़े मोबाइल की भी मेमोरी कम होती थी, बट अब छोटे मोबाइल की मेमोरी ज़्यादा हो गई, छोटे छोटे कंप्यूटर की मेमोरी बहुत ज़्यादा हो गई। जो पुराने जो कंप्यूटर थे, जो जिनका साइज़ बहुत बड़ा होता था, उनमें भी उतनी मेमोरी नहीं आती जो अब हमारे मोबाइल में आ सकती है ना। मतलब कि नासा ने जो अपोलो मिशन भेजा था मून पे, उसमें जो कंप्यूटर यूज़ हुए थे वो कंप्यूटर आज के मोबाइल के बराबर है। मतलब कि हमारा मोबाइल उन कंप्यूटर्स के बराबर है। इतनी टेक्नोलॉजी जो है इम्प्रूवमेंट अब हो चुकी है। ठीक, चलो फिर आगे चलो। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ और नैनो टेक्नोलॉजी ने हमको दी है, वो है जो प्लास्टिक हमने बनाया। तो प्लास्टिक की कोई भी चीज़, पेन हो, डस्टर हो, या दुनिया भर की चीज़ें हम यूज़ करते हैं प्लास्टिक की, तो ये प्लास्टिक भी क्या है, मॉलिक्यूल्स में चेंजेस करके हमने नया मटेरियल बनाया है, सिंथेटिक मटेरियल है ये, और ये कुछ केमिकल्स को मिला करके उनके स्ट्रक्चर में चेंज करके और हमने प्लास्टिक का निर्माण कर लिया। तो क्योंकि देखो अब प्लास्टिक का तो हमने बहुत ज़्यादा मिस यूज़ किया, इस वजह से अब वो हमारे लिए खतरा बन गया। बट प्लास्टिक भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों? क्योंकि ये सड़ता नहीं है, गलता नहीं है, या इस तरीके की इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। बट चूंकि बहुत ज़्यादा अति इसका उपयोग होने के कारण अब इसमें दिक्कतें आने लगी है। तो अब नैनो टेक्नोलॉजी से ही एक ऐसा प्लास्टिक बनाया जा रहा है जो कि कैसा हो, जो कि डिस्पोज हो सके, जो कि नष्ट हो सके। जैसे लकड़ी सड़ जाती है, वैसे ही वो प्लास्टिक भी क्या हो जाएगा, सड़ जाएगा। तो वो उसमें आप जो नॉर्मल प्लास्टिक है हमारा, उसमें कुछ और चेंजेस करके, है ना, मतलब कि जो आपका ये नॉर्मल प्लास्टिक जो कि सड़ता नहीं है ना, खराब नहीं होता, जलाओगे तो फुल जो है स्मोक प्रोड्यूस करेगा, जमीन में गाड़ोगे तो जमीन को खराब करेगा, पानी में फेंकोगे तो पानी को खराब करेगा। बट अब नैनो टेक्नोलॉजी से एक ऐसा प्लास्टिक पर काम चल रहा है जो कि कंपोजिट है, मतलब कि जो कि खराब हो जाता है। अगर आप उसको बाहर फेंकोगे तो लकड़ी की तरह या बायोडिग्रेडेबल जो भी सब्सटेंस होते हैं, जैविक पदार्थ, उनकी तरह ये खराब होकर और जो है मिट्टी में मिल जाता है, जिससे मिट्टी को भी कोई नुकसान नहीं होता है और हमारे वातावरण को भी कोई नुकसान नहीं होता है। ठीक, ये भी हम नैनो टेक्नोलॉजी से ही बनाएंगे। फिर अगला देखो तो कुछ हानियाँ। अच्छा, एक दो चीज़ और है। कपड़े जैसे हम कपड़े पहनते हैं तो वो कपड़े जल्दी क्या हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। अब देखो ये तो नॉर्मल चीज़ हमको लगती है कि भाई ये तो सब फालतू की बातें हैं, कपड़े खराब हो जाएंगे तो धो लेंगे, ठीक है, बट हम तो धो सकते हैं। पर मान लीजिए कि हमने फ्यूचर में या अभी भी आप देखोगे तो स्पेस स्टेशन पर जो एस्ट्रोनॉट्स रहते हैं, है ना, वो कपड़े कैसे धोएंगे? वहाँ पर तो पानी पीने का ही नहीं, मुश्किल से मिलता है, तो कपड़े धोने वाली प्रॉब्लम वहाँ पर होती है। बट उनको तो वहाँ 6 महीने रहना है, 10 महीने रहना है, तो बॉडी तो सेम वही सारे फंक्शन कर रही है ना, खाना भी खा रहे हैं हम, पसीना भी निकल रहा है, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, वो काम भी कर रहे हैं, तो कपड़े तो गंदे होंगे। अब उन कपड़ों को गंदे वो धो नहीं पाते, इसलिए उनको कलेक्ट करते रहते हैं। तो अब साइंटिस्ट ने एक ऐसा क्लॉथ या ऐसा कपड़ा तैयार किया है जो कि क्या है, जो ना कभी गंदा होता है, ना कभी वो पुराना दिखाई देता है, ना कभी कहीं से फटता है। ठीक है, कहने का मतलब है कि उसको भी वो छोटी छोटी जो मशीनें हैं वो रिपेयर करती रहती हैं। भाई जैसे ही वो कपड़ा गंदा हुआ, उसमें धूल मिट्टी के कण लगे, तो वो मशीनें क्या कर देंगी, उसको डिस्ट्रॉय कर देंगी, वो तुरंत साफ दिखाई देने लगेगा। अगर वो कहीं से फट जाता है तो वो मशीनें उसको अपने आप रिपेयर कर देंगी। ठीक है, उसकी अगर शाइनिंग कभी चली गई है तो वो उसको जो है प्रॉपर, वो हमेशा आप कह सकते हो कि बिल्कुल नया जैसा दिखाई देगा। क्यों? क्योंकि वो अपने आप को रिपेयर कर रहा है, अपने आप को वो रोज धो रहा है, अपने आप को वो रोज सिल रहा है, अपने आप को ही वो रोज शाइन कर रहा है। तो ये सब चीज़ें कब पॉसिबल है? नैनो टेक्नोलॉजी से पॉसिबल है। ठीक, फिर देखो तो हथियारों की बात करें, है ना, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। हथियारों में भी हम यही सब चीज़ें कर सकते हैं कि हथियार जो है छोटे, हल्के और मजबूत बने।
जिसकी वजह से हमारे सैनिकों को ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। बुलेट प्रूफ जॉकेट की अगर हम बात करें तो पहले बहुत हैवी जॉकेट्स होते थे जिसको कि सैनिकों को पहन के रखना पड़ता था हमेशा दिन भर, है ना। बट अब ऐसे हल्के कंपोजिट मटेरियल के जो है जॉकेट्स आ चुके हैं जो कि हल्के भी होते हैं बट बुलेट्स को रोक भी लेते हैं, ठीक। तो ये भी उसका यूज़ हो सकता है। फिर देखो, तो अब हानियों की बात करते हैं ना। ये तो हो गई सारे हमने इसके फायदे गिना दिए कि भाई हर क्षेत्र में, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे वो खेती बाड़ी हो, ठीक है, चाहे वो हथियारों की बात करें, मशीनों की बात करें, स्पेस की बात करें, कुछ भी करें, तो नैनो टेक्नोलॉजी जो है इन सभी क्षेत्रों में अपना काम बहुत ही अच्छे से करेगी आने वाले समय में। कुछ क्षेत्रों में अभी भी कर रही है, कुछ क्षेत्रों में करेगी, ठीक है। फिर एक और जैसे मेडिसिन की भी हम बात कर लें थोड़ी सी, कि हमने चिकित्सा के क्षेत्र में तो बात कर ली कि ऑपरेशन कर सकते हैं, दवाइयों को पहुंचा सकते हैं। अभी भी कुछ ऐसी मेडिसिन आती हैं जिनको हमने इसी टेक्निक के थ्रू डेवलप किया है ना। जैसे कुछ क्रीम्स होती हैं जो स्किन पर अप्लाई होती हैं, है ना, या कुछ मेडिसिन होती है जो हम खाते हैं, तो उनमें ऐसा नहीं कि कोई हमने मशीनें डाल रखी है, उनके मॉलिक्यूल्स को हमने रीअरेंज किया है इस तरीके की टेक्नोलॉजी से और उनमें थोड़ा सा सुधार किया है जिसकी वजह से उनकी इफिशियंसी बढ़ी है ना। तो ये भी एक मेडिसिन बनाने में भी इसका यूज़ होता है, ठीक। फिर अगर हानियों की बात करें तो हानि क्या हो सकती है भाई, नैनो टेक्नोलॉजी से क्या हानि हो सकती है। नैनो टेक्नोलॉजी जो है वो बहुत ही उन्नत तकनीक है, बट हम सभी को पता है कि कोई भी तकनीक है उसके दोनों पहलू होते हैं, या तो वो अच्छी भी होंगी बुरी भी होंगी। अच्छी तो हमने सारी बता दी, अब बुरी कैसे हो सकती है, नैनो टेक्नोलॉजी बुरी कैसे हो सकती है, कि नैनो टेक्नोलॉजी का सबसे बड़ा मिसयूज़ तो यही है कि वो अगर गलत हाथों में पड़ जाती है ना। जैसे आज हम टेररिज्म को फेस कर रहे हैं, आतंकवादियों को हम फेस कर रहे हैं, तो आतंकवादियों के हाथ में अगर नैनो टेक्नोलॉजी जैसी कोई भी चीज़ अगर लगती है तो वो ऑब्वियसली उसका मिसयूज़ करेंगे, और फिर उसको रोकने के लिए हमारे पास जो है बैकअप प्लान बिल्कुल होना चाहिए। अदरवाइज़ क्या होगा, वो तो प्रेसिडेंट को भी मार सकते हैं, किसी भी देश के किसी भी प्रधानमंत्री को मार सकते हैं, क्योंकि नैनो टेक्नोलॉजी में जिन हथियारों की हम बात कर रहे हैं वो तो बहुत ही छोटे हैं, आंखों से दिखाई भी नहीं देते। तो अगर वो चीज़ें उनके हाथ में लगती है तो ऑब्वियसली वो क्या करेंगे, वो नुकसान पहुँचाएंगे। फिर चलो ये तो एक ऐसी चीज़ हो गई कि अभी तो हमारे पास नहीं है तो उनके पास कहाँ से जाएगी। दूसरा उसका नुकसान अगर हम देखें तो नैनो टेक्नोलॉजी में जो भी हम काम करते हैं छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक लेवल पर जो, या फिर बहुत ही छोटे कणों के ऊपर काम करते हैं, तो जब हम ये सब काम कर रहे होते हैं तो उन कणों का भाई जैसे वो होता है ना, कोई काम होता है तो कुछ पूरा जो रूम है, जैसे लकड़ी अगर आप काट रहे हो तो लकड़ी की जो डस्ट होती है वो पूरे रूम में फैलती है। तो वैसे ही जब हम किसी भी तरह का कोई भी सुधार करते हैं तो वो जो बेकार वाली चीज़ है वो तो वातावरण में जा रही है भाई। जैसे डीएनए में, या फिर डीएनए तो खैर लिविंग चीज़ है, आपने जैसे अभी हमने कार्बन फाइबर ही कहा, तो कार्बन फाइबर में हमने कोई बेकार मॉलिक्यूल को वहाँ से निकाला तो अब वो मॉलिक्यूल तो बहुत छोटा है ना, इसलिए वो हमको दिखाई नहीं दे रहा है, पर वो जा तो वातावरण में ही रहा है। तो इसी तरीके से हम कंप्यूटर बना रहे हैं, हम मोबाइल बना रहे हैं, हमने प्लास्टिक बनाया, तो जितने भी मॉलिक्यूलर लेवल पर हमने चेंजेस किए तो जिससे जो वेस्ट मटेरियल निकला, मतलब कि छोटे छोटे जो मॉलिक्यूल जिनका हमने यूज़ नहीं किया वो सब कहाँ पर जा रहे हैं, एटमॉस्फेयर में। अब हम कहेंगे कि भाई उससे क्या नुकसान होने वाला है, जो हमको दिखता ही नहीं है वो हमें नुकसान कैसे पहुँचाएगा। तो वो नुकसान ऐसे पहुँचाएगा कि वो तत्व वातावरण में जो है, जैसे मिट्टी के ऊपर वो सेटल हो गए तो मिट्टी के जो बारीक बारीक जो पोर्स होते हैं उनको बंद कर सकते हैं। जैसे मिट्टी, हमने कहा ना कि अभी पेड़ पौधों के विकास के लिए मिट्टी में बारीक बारीक पोर्स होना बहुत ज़रूरी है। जैसे ये ऐसे पोर्स होते हैं मिट्टी के अंदर, भाई जब भी हम खेत में कुछ काम करते हैं तो पहले ट्रैक्टर चलाते हैं जिससे कि मिट्टी कैसी हो जाए, भुरभुरी हो जाए। भुरभुरी होने का मतलब क्या है कि उसमें एयर जो है नीचे तक पहुंचे ताकि हम जो सीड डालें वो ग्रो करें, है ना। तो अब क्या होगा कि आपने मिट्टी को भुरभुरा कर दिया ट्रैक्टर चलाकर, कल्टीवेटर चलाकर, बट जो नैनो पार्टिकल्स एटमॉस्फेयर में है वो पार्टिकल्स जो है वहाँ पर जाकर सेटल हो रहे हैं, जिसकी वजह से जो पोर्स हमने फसलों की ग्रोथ के लिए बनाए थे वो पोर्स वापस कैसे हो गए, ब्लॉक हो गए, जिसकी वजह से हम चाहे कितनी भी बार वहाँ पर ट्रैक्टर चला दें बट जो प्रोडक्शन है वो हमारा नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो ये सबसे बड़ा नुकसान है जो कि आंखों से दिखाई भी नहीं देता है और बहुत ज़्यादा इफेक्ट करेगा, पूरी की पूरी इकोनॉमी को ही बर्बाद कर सकता है, ठीक है। बट ऐसा कब होगा, जबकि हम नैनो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा यूज़ करेंगे, जैसा आज हम प्लास्टिक का यूज़ करते हैं, ठीक है, तब। अभी तो नहीं, पर हो सकता है। तो देखो, जब भी कोई काम होता है तो दोनों चीज़ों को साथ में देखना पड़ता है। फ़ायदा ही फ़ायदा अगर हम देखकर कोई काम करेंगे तो ऑब्वियसली हमको नुकसान होगा, तो नुकसान लाभ हानि दोनों चीज़ों को आपको साथ में लेकर चलना पड़ता है। फिर अगर देखें तो
हमारे जब वो जो पार्टिकल जो है मिट्टी में जाकर के सेटल हो रहे हैं तो वो हवा पानी के थ्रू हमारी बॉडी में भी जा सकते हैं, और हमारी बॉडी में अगर वो ऐसे अनवांटेड पार्टिकल्स जाते हैं तो वो हमें बीमारियां दे सकते हैं, या हमारी जो हेल्दी सेल्स हैं उनको डैमेज कर सकते हैं। ठीक है भाई, वही तो काम कर रहे हैं ना। जैसे कोई बैक्टीरिया अंदर जाकर के हमें बीमार करता है, वैसे ही वो भी अंदर जाकर के क्या करेंगे, हमें बीमार कर देंगे। आज जैसे हम हवा में सांस ले रहे हैं तो पॉल्यूशन है, कार्बन के छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स बहुत सारे हवा में है ना, तो वो अंदर जाते हैं तो क्या करते हैं, हमारे फेफड़ों के जो पोर्स होते हैं उनको बंद कर देते हैं, जिसकी वजह से हम फिर सांस नहीं ले पाते हैं। यही चीज़ हो रही, तो ये काम और ज़्यादा होने वाला है अगर नैनो टेक्नोलॉजी या नैनो वेस्ट जो है वो अगर एटमॉस्फेयर में ज़्यादा आता है तो। ठीक, फिर अगला देखो तो आज जो पॉल्यूटेंट है, मतलब आज जो प्रदूषक तत्व है, उससे भी ज़्यादा प्रदूषण करने वाले तत्व वहाँ पर बनने वाले हैं, है ना, जो कि दिखाई भी नहीं दे रहे हैं, साथ में उनका कोई उपचार भी नहीं है, क्योंकि वो तो कैसे हैं, वो तो नॉन लिविंग है, मतलब वो कोई कंपाउंड भी नहीं है, वो तो सिंगल एटम्स या मॉलिक्यूल्स हैं, जिनको कि जहाँ पर भी सेटलमेंट मिलेगा वहाँ पर जाकर वो सेटल हो जाएंगे और उनको वहाँ से निकालना फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इन चीज़ों पर भी जो है हमारा वैज्ञानिक वर्ग विचार कर रहा है। फिर साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी में भी वही सब चीज़ें हैं, जैसे वायरस होता है ना, वैसे ही हो सकता है कि आने वाले टाइम पर कुछ ऐसी छोटी छोटी मशीनें डालकर बनाकर हमारे सिस्टम में डाल दें जो पूरे सिस्टम को करप्ट कर दें या उनके कंट्रोल में दे दें। जो सब चीज़ें मूवी में दिखाई जा रही है ना, उन सब चीज़ों को ही मैं आपको अभी बता रहा हूँ कि ये सब नुकसान भी हो सकते हैं। फ़ायदा जैसा है वैसा ही नुकसान भी होगा। ठीक है, मतलब कि नैनो टेक्नोलॉजी से जितने फ़ायदे हमने गिनाए उतने ही भयंकर इसके दुष्परिणाम भी है। भाई जैसे शुरू में जब न्यूक्लियर एनर्जी आई थी, और तो न्यूक्लियर एनर्जी आज के टाइम में एक बहुत बड़ी चीज़ है हमारे लिए, बट अगर नैनो टेक्नोलॉजी हम इम्प्रूव कर लेते हैं तो उसके सामने न्यूक्लियर एनर्जी भी कुछ नहीं होगी। ठीक है, बट क्योंकि न्यूक्लियर एनर्जी जब आई थी तो लोग कहते थे कि हम आग से खेल रहे हैं, मानव जाति जो है बिल्कुल एक ज्वालामुखी के मुंह पर बैठी हुई है, नाभिक की ऊर्जा में जो है बहुत खतरनाक होती है, इस तरीके की बातें होती थी। तो नाभिक की ऊर्जा, न्यूक्लियर एनर्जी नैनो टेक्नोलॉजी के आगे कुछ नहीं होगी। तो आप सोचिए कि फिर नैनो टेक्नोलॉजी के मिसयूज या उसके नुकसान कितने भयंकर होंगे, है ना, तो वो चीज़ है। फिर अगला देखो तो कोई भी सिस्टम है, जैसे कि एक यहाँ पर अगर हम देखें कि वातावरण में अगर सभी प्रकार की इस तरीके के दुष्परिणाम होंगे, जैसे कि फसलें खराब हो रही है ना, लोग मर रहे हैं, तो फिर क्या होगा, क्राइम का रेट बढ़ेगा, मतलब जो नैतिक हमारे जो मूल्य हैं, है ना, जो मोरल जो सेंस है वो भी सब चला जाएगा। तो इस वजह से अगर देखें तो इकोनॉमिकली भी, नैतिक रूप से भी, है ना, और आपका टेक्नोलॉजी वाइज भी देखें तो इसके बहुत सारे नुकसान भी है। ठीक है, तो नैनो टेक्नोलॉजी के फ़ायदे भी है, नुकसान भी है, सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब फिर से मैं आपके लिए एक बार रिपीट करता हूँ, हमें यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सी चीज़ याद रखनी है, हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी याद रखना है कि नैनो टेक्नोलॉजी होती क्या है, और दूसरी चीज़ याद रखनी है जो दो वैज्ञानिकों के नाम मैंने आपको बताए थे। ठीक, और तीसरा इसके यूजेस जो है थोड़े से शॉर्ट में, इतना डिटेल में हमसे कोई पूछने वाला नहीं है कि कैसे क्या यूज़ होंगे, हमको यूजेस याद होने चाहिए कि ऐसा ऐसा हो सकता है। ठीक है, अब देखो नैनो टेक्नोलॉजी क्या है। सबसे पहले मैं आपको फिर से बताना चाहूँगा कि नैनो टेक्नोलॉजी का मतलब कि 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर के बीच रेंज वाले किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप काम कर रहे हो, भले ही उस ऑब्जेक्ट से बनने वाला प्रोडक्ट कितना भी बड़ा हो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना, तो उसको हम कहेंगे कि ये नैनो टेक्नोलॉजी है। मतलब मॉलिक्यूलर लेवल पर या एटॉमिक लेवल पर हम कोई चेंज कर रहे हैं, कोई सुधार कर रहे हैं, कोई हेरफेर कर रहे हैं, तो उसको हम कहेंगे कि नैनो टेक्नोलॉजी है। अब फिर आगे चलो तो ये दोनों टाइप्स की हो सकती है, लिविंग भी हो सकती है, नॉन लिविंग भी हो सकती है। लिविंग में क्या, जैसे कि हमने कोई नया डीएनए बना लिया, जैसे हमने कोई नया बैक्टीरिया बना लिया, तो ये तो लिविंग हो गई। नॉन लिविंग में क्या, जैसे हमने छोटी छोटी मशीनें बनाएंगे, या हमने कार्बन फाइबर बनाया, या हमने कोई ऐसी क्रीम, सनस्क्रीन या मेडिसिन्स बनाई, ये सब नॉन लिविंग में आ जाएगी। अब इन दोनों में अंतर क्या है कि लिविंग जो आपने चेंजेस किए हैं, जैसे आपने कोई नया डीएनए बनाया है तो वो डीएनए अपने आप को रेप्लिकेट कर सकता है, बट नॉन लिविंग के साथ ऐसा नहीं है। हमारी जो मशीनें हैं वो कोई भी नया मशीन नहीं बना सकती अपने आप, जब तक कि हम ना बनाएं, है ना, तो ये सबसे बड़ा चेंज है। और अगर उस लेवल पर हम आ जाते हैं तो वो सबसे बड़ा इंप्रूवमेंट होगा, और वही एक्चुअल में नैनो टेक्नोलॉजी होगी। ठीक है स्टूडेंट, तो नैनो टेक्नोलॉजी छोटे आकार के कणों के ऊपर काम करना, उसे नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं। फिर सबसे पहले इस शब्द का उपयोग किसने किया था, सबसे पहले इस शब्द का उपयोग किसने किया था, तानीकुची ने। कब किया था, 1974 में। ठीक,
फिर रिचर्ड ने सबसे पहले, उनसे भी पहले मतलब 1959 में उसको उन्होंने कहा था कि भाई इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए, है ना, इस तरीके की चीज़ें होनी चाहिए कि छोटी छोटी चीज़ों पर हम काम करें या बॉटम लेवल पर जाकर के जो है उन चीज़ों को नई बनाने की कोशिश करें या उनमें सुधार करने की कोशिश करें। ठीक है।